हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज हम क्लास 12th के लिए जो हमारा यूनिट चल रहा है मैग्नेटिज्म, उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स ऑन अ करंट। अब तक आपने जो चैप्टर पढ़ा लास्ट टर्म तक, उस चैप्टर का नाम था फोर्स ऑन अ चार्ज, और हमने उसमें पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, जिसको हमने लॉरेंस फोर्स कहा था, और उस फोर्स लगने से क्या क्या होता है। अब आज हम बच्चों को जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें हम पढ़ाएंगे फोर्स ऑन अ करंट। तो हम फोर्स ऑन अ करंट चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपके सामने आ चुका है वो नया चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है आज। और इस चैप्टर में जो हमारा हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग, चैप्टर का नाम है फोर्स ऑन अ करंट, और उसमें फर्स्ट हेडिंग है आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ऑलरेडी एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और आपने उस कंडक्टर को प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में। अब तक आप क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते थे। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया है, और ऐसा करने पर आपको पता चलेगा कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फोर्स को फाइंड आउट यानी फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि फोर्स लगती क्यों है। आपको ये पता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, भागता है, तो उस पर ये फोर्स लगती है जिसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल पर जब मैग्नेटिक फील्ड में भागने पर फोर्स लगती है तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी फोर्स लगेगी, क्योंकि जिस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उस कंडक्टर में करंट फ्लो करने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, यानी इलेक्ट्रॉन्स का भागना एक एंड से दूसरे एंड, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर चार्ज ही भाग रहा होता है। तो आप चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में भागता है तो उस पर फोर्स लगती है। अब बस फर्क इतना है कि वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है, लेकिन वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर है। और इसमें जो चेंज होगा फॉर्मूले में, लॉरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें बस आपका जो चेंज आएगा वो ये आएगा। हमने Q चार्ज का सिंबल हटाकर स्मॉल e रख दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल e होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। हालांकि इसका वेक्टर नोटेशन में भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो पहले तो आप रीजन समझ गए हैं कि क्यों एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाई या व्हाट इज द रीजन व्हाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्यों एक करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है या उस पर फोर्स लगती है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो आप कहेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर लॉरेंस फोर्स लगती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रही है तो कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगेगी। वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही है वो लगती हुई दिखेगी पूरे कंडक्टर के ऊपर।
ठीक है जी। जैसे क्लास में अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं तो आप बाहर से टीचर कहेगा क्लास शोर मचा रही है। अब क्लास शोर नहीं मचाती है, क्लास में जो बच्चे हैं वो शोर मचाते हैं। क्लास के बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बोलेंगे वो क्लास पढ़ रही है। ठीक है जी। क्लास नहीं पढ़ती, क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे क्लास में बच्चे हैं और वो शोर मचाएंगे तो क्लास शोर मचा रही होगी, वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो क्लास पढ़ रही है। ठीक उसी तरह कंडक्टर यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे जब करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में भागेंगे तो फोर्स लगेगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगने का मतलब है कंडक्टर पर फोर्स लग रही है। तो आपकी क्लास तो कंडक्टर है और उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो उन इलेक्ट्रॉन्स का होगा वही कंडक्टर पर हो रहा है ऐसा माना जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं उस फोर्स का फॉर्मूला। यहां पर आपके सामने लिखा है लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर PQ of length small l and area of cross section capital A। तो ये आपके सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा है। मैं इस डायग्राम में जो ये लिखी हुई बातें हैं वो कैसे बनाई गई हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट, ये P लिखा है यहाँ पर, और P से Q तक आपका ये जो आप देख रहे हो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या बोली गई है, LPQ उसका नाम है, L उसकी लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कंडक्टर यहां पर ऐसे 2 डायमेंशनल में दिखाया गया है, लेकिन अगर कंडक्टर ऐसा कोई वायर फॉर्म में होता है जनरली, तो ये जो चीज होती है ये कहलाती है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हो गई उसकी क्या, लेंथ। ठीक है जी। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ऐसे ये होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ऐसे यहां पर ये होगा, कैपिटल ए है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर आगे लिखा है द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी फिलहाल के लिए आप इस इंडक्शन वर्ड को यूज ना करें, इंडक्शन की जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यूज कर लेना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड सुना है, कैपिटल बी। देखो यहां पर ये कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जेड एक्सिस की तरफ एक्टिंग दिख रही है आपको। मैंने पिछले चैप्टर में समझाया था जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगने का मतलब, आप ऐसा समझ लो आप जिस रूम में बैठे हो उसमें फ्लोर से सीलिंग की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। जेड एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सिस के डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा लगेगा, और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपके फ्लोर पर नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का होना चाहिए और सीलिंग पर किसी मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए। अगर आपकी पूरी सीलिंग यानी पूरी जो छत है जहां पंखा लटक रहा है वहां पूरी सीलिंग पर किसी मैग्नेट का साउथ पोल है और आपका जो फर्श है, फ्लोर है रूम का, वहां किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ यानी फ्लोर से सीलिंग की तरफ, फर्श से छत की तरफ होगा, जो जेड एक्सिस की तरफ लगता हुआ माना जाएगा। ये रेड कलर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड, ये जो कंडक्टर है PQ देख रहे हैं आप, इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल बनाया हुआ है, और एंगल को मैं ब्लू कलर से कर देता हूं शो करने के लिए। ये है आपका थीटा एंगल, और इस एंगल की एक खास बात और है कि ये एंगल उस तरफ बनाया गया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जिस तरफ करंट का फ्लो दिखाया गया है। करंट के फ्लो को हम ग्रीन कलर से शो करेंगे। तो आपके कंडक्टर की लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने दिखा दिया है वो कैपिटल A है।
कंडक्टर में कैपिटल आई करंट है जो P से Q के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और उस कंडक्टर ने या उस कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। ओके बात, ये सारे कंडीशंस आपके पास पहले से ही गिवन है, आपको कंसीडर कर लेनी है। अब हम यहां लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं चलो ब्लैक कलर से, लेट स्मॉल n is the number of free electrons per unit volume inside conductor। ये स्मॉल n जो कहा गया है, इन्वर्टेड कॉमा में कर दूं मैं, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द कंडक्टर है। जिन बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है उन बच्चों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में ये बताया गया था कि किसी भी कंडक्टर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको पता हो या ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं वो पता होने चाहिए। और अगर कंडक्टर में करंट I फ्लो कर रहा है तो हमें एक रिलेशन पढ़ाया गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसे कहते थे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस रिलेशन के मुताबिक किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला जो करंट होता है I, वो इक्वल होता है NEAVD के, जिसमें N जो हमने ऊपर लिखा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल e एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर जो आपको मैंने अभी दिखाया ये है, और VD उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये आपको पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ये इस चैप्टर तक आने का मतलब है आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स बाय स्मॉल l। ये सब कुछ हम कर रहे हैं इस फोर्स का फॉर्मूला पता लगाने के लिए जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगती है जब उसको प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक बात है। फोर्स क्यों लगती है इसका थ्योरेटिकल रीजन है जो आपको बताया जा चुका है, सिर्फ हम फोर्स का फॉर्मूला बना रहे हैं। पहले हमने कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताया आपको, और अब हमने इस रिलेशन को दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर दिया। L क्या है, इस कंडक्टर PQ जिसका नाम है उसकी लेंथ। ठीक है जी, तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में फॉर्मूला बनेगा IL इज इक्वल टू NEAL और VD। आपने बस कुछ नहीं किया, आप वैसे किसी भी चीज से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें फॉर्मूला बनाने के लिए हमने L से करना है। तो L लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, IL आ गया, और यहाँ पर भी L लिख दिया है साथ में। और उसके बाद आपने करना है ये, अगर इस फॉर्मूले को हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास वेक्टर नोटेशन में लिखने पर ऐसा आएगा।
देखें आई करंट खुद से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं ये बात हाईलाइट ना करूं तो बहुत बच्चे शायद इस बात पे ध्यान भी न देंगे कि करंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। लेकिन करंट को जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं IL, और वो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं P से Q तक, तो जब हम जैसे डाइपोल में हम लेंथ को, डाइपोल की लेंथ को हम मेजर करते थे हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो उस डाइपोल की लेंथ को वेक्टर कंसीडर किया जाता था, जिसे हम डिनोट करते थे कहाँ से, 2a से, और उसके ऊपर हमेशा वेक्टर का साइन लगाते थे, और फिर उसे Q से मल्टीप्लाई करने पर डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी आता था, जिसका डायरेक्शन हम नेगेटिव टू पॉजिटिव बताया करते थे। उसका रीजन ये था कि हम 2a यानी डाइपोल की लेंथ को हमेशा लेफ्ट टू राइट या नेगेटिव टू पॉजिटिव मेजर करते थे। तो जब हम लेंथ को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसे वेक्टर माना जाता है। यहाँ पर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मेजर्ड फ्रॉम P to Q, और वो P to Q इसलिए क्योंकि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो लेंथ को वेक्टर माना गया है, और वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। इसलिए लेंथ करंट से मल्टीप्लाई होने पर ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर है। और इस पूरे में VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी हो, किसी भी चीज की हो, वेक्टर होती है, इसलिए वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगाया गया है। और यहाँ माइनस साइन ये बताता है कि अगर करंट P to Q फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट होगा। ये बात याद रखनी है बच्चों को हमेशा कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन माना जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो करंट के ऑपोजिट फ्लो करते हैं। ये बात भी बहुत डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा दी गई है, और ये बात मैंने बच्चों को बताई भी थी कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसका मैग्नेटिज्म में यूज होता है, इसीलिए इनको इसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है। अगर ऑप्टिक्स पढ़ें तो उसका पीछे से कोई यूज नहीं है, वो आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हर स्टेप जो भी अब तक आप लिख रहे हो वो सारे स्टेप आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पहला स्टेप क्या है, करंट अगर वो किसी कंडक्टर में है तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। दूसरा स्टेप में आपने लेंथ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, और तीसरे स्टेप में आपने उसको वेक्टर नोटेशन में लिखा, और ये वेक्टर नोटेशन में माइनस साइन ये बताता है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है P to Q, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके ऑपोजिट है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑपोजिट हमेशा ही होती है, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था तो बच्चों को समझाया था। अब यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको बस जस्ट समझाने के लिए बताई थी, इसलिए जगह खाली करने के लिए हम ये हटा रहे हैं। इस इक्वेशन को, ये जो आपके सामने लिखी है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसका मुझे डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, तो बाद में हम सीधा बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये बॉक्स में भी बंद कर दिया। अब हम अपना ये जो आप देख रहे हैं लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो इस कंडक्टर में भागने वाले हर इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स लगेगी वो हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। ये लीजिए, फोर्स एक्टिंग या एक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं ऑन ईच इलेक्ट्रॉन inside the conductor, और ये लॉरेंस फोर्स होगी, और ये फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू माइनस स्मॉल e ब्रैकेट में VD क्रॉस B। और ये फॉर्मूला कैसे बना, फोर्स के लिए मैंने F लिखा है, जानबूझकर स्मॉल f लिखा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स है। फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स लगेगी, क्योंकि हम कैपिटल F से उस फोर्स को डिनोट करेंगे जो पूरे कंडक्टर पर लग रही है। तो इसलिए हमने स्मॉल f से उस फोर्स को डिनोट किया है जो एक इलेक्ट्रॉन पर लग रही है। और उसके लिए हम ये लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं,
वैसे यहाँ पर स्मॉल ई की बजाय क्या होता था, स्मॉल ई नहीं होता था, यहाँ पर क्यू होता था, और ये माइनस साइन भी नहीं होता था। असली लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला ये होता था, दिखाता हूं मैं आपको, ये होता था क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ मॉडिफाई इसलिए किया है कि ये तो लॉरेंस फोर्स को डिनोट करने के लिए हमने पढ़ लिया था। यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जिसको फाइंड आउट कर रहे हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स, उसे हम कैपिटल एफ के बजाय स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर तो बहुत ही कम फोर्स लगती है, इसलिए स्मॉल एफ ले लिया। और Q के जगह हम माइनस ई लिख रहे हैं, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का है जब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में वेलोसिटी की जगह हम Vd लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जब भी भागता है तो वो सिंपल वेलोसिटी से नहीं भागता, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको मैंने बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा दी गई है। और क्रॉस करके B लिखा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है। तो ये कौन सी फोर्स हमने निकाली है, लॉरेंस फोर्स। ठीक है जी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंस के मुताबिक इतनी फोर्स लगती है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor, force acting on all electrons inside the conductor, वो हमने ले दिया F is equal to कैपिटल N into स्मॉल f। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है। ठीक वैसा ही कि अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की होंगी। तो एक पेंसिल अगर 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल का दाम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 into 10। तो एक इलेक्ट्रॉन पर अगर स्मॉल एफ फोर्स लगती है तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कितनी फोर्स लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को N कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर कैपिटल N की वैल्यू आएगी स्मॉल n और A और L। अब ये कहां से आ गया है, ये कैपिटल N टोटल नंबर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे कंडक्टर में। उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखो आपको सिखाया था, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल n। और अगर कंडक्टर का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, यहां लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा A इंटू L। कैपिटल V है, ध्यान रहे, वॉल्यूम, स्मॉल v वेलोसिटी लेते हैं और कैपिटल V वॉल्यूम लेते हैं। तो पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है। अगर बच्चों को एरिया इंटू लेंथ नहीं पता है तो आपको सिलेंड्रिकल ये कंडक्टर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। एल लेंथ होती है और पाई आर स्क्वायर आर रेडियस, और पाई आर स्क्वायर को आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर एल की वजह से पाई आर स्क्वायर को एरिया बोल दिया, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ है। और यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके लिए स्मॉल n को v से यानी टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि यूनिट वॉल्यूम में, वही यूनिटरी मेथड है एक पेंसिल वाला, यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, देयरफॉर फॉर्मूला बनता है F की वैल्यू, ये F फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, इसमें इक्वल टू करके कैपिटल N की जगह क्या रख रहा हूं मैं, NaL, और स्मॉल f की जगह यहाँ ब्रैकेट बना देता हूं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है,
और ये माइनस साइन है। देखो स्मॉल एफ कहाँ से आएगा, ये रहा स्मॉल एफ की वैल्यू, ये रही स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस स्मॉल ई वी डी क्रॉस बी। तो बस आपने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स निकाली लॉरेंस की फोर्स की हेल्प से, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पर, पूरे कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पर लगने वाली फोर्स आपने यूनिटरी मेथड से निकाली, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर आपने यूनिटरी मेथड से पता लगाए। यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया आपने। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके मैं रीअरेंज अगर करूं तो सबसे पहले ये माइनस साइन लगाऊंगा, और उसके बाद एन ई ए एल, एन ए एल, ये ई माइनस साइन बाहर ले लिया, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, वी डी क्रॉस बी। बस कुछ नहीं किया है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन सबसे बाहर निकाल दिया है। अब आप गौर से देखो इस फॉर्मूले को, और मैं एनसर्कल करता हूं ग्रीन कलर से। जिस पोर्शन को ग्रीन कलर से हमने एनसर्कल किया है, माइनस एन ई ए एल वी डी, इतने पोर्शन को यहां देखें, माइनस एन ई ए एल वी डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास फोर्स F, क्या फोर्स, कौन सी फोर्स है वो, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, और जितना फोर्स सारे इलेक्ट्रॉन पर लगेगी वही तो सारे कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स है, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कंडक्टर के अंदर है। तो वो फोर्स जो कही जाएगी वो फोर्स होगी F, एरो का निशान इसलिए लगा रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इक्वल टू इस पूरे एनसर्कल पोर्शन के लिए आप आई एल लिख सकते हो, आई और एल, और आई एल के ऊपर वेक्टर है ही, और आगे जो बचा है वो क्या है, क्रॉस बी, उसके ऊपर भी वेक्टर का साइन है। तो ये साइन थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, जैसे वेक्टर का। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया है। जो फोर्स सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लग रही है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली फोर्स ही पूरे कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर है। यानी ये वो शोर है या वो पढ़ाई है जो क्लास के सारे बच्चे कर रहे हैं, तो ये मानी जाएगी वही फोर्स या वही पढ़ाई या वही शोर जो पूरी क्लास कर रही है। यही रीजन है कि कंडक्टर पर फोर्स लगती है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, किस फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और क्या है ये फॉर्मूला, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब आपको इस फॉर्मूले के डेरिवेशन तो पूरा बता दिया है, इसके कुछ स्पेशल केसेस और बताए जाएंगे। वो स्पेशल केसेस आज खत्म कर लेते हैं, बाद में आपको इससे रिलेटेड और आगे चीजें धीरे धीरे बताएंगे। पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले से बना है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। इस चैप्टर का ये चीज अगर आप बेसिक कर लें तो आपको हर जगह फॉर्मूला यूज करने पे मिलेगा, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगे। पहले मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझा देता हूँ। डेरिवेशन करने के लिए आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
तो अब हम इस फॉर्मूले को तो पहचान चुके हैं, ये डेरिवेशन आप रिवाइंड करके कितनी भी बार देख सकते हो, नोट कर सकते हो, आपके नोट्स में ये ऑलरेडी आपको सेंड किया हुआ है, उससे पढ़ सकते हैं। अब हम आपको इस फॉर्मूले को इलैबोरेट करने के लिए ये जो सामने आपको लिखा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको वाइप आउट कर देते हैं, डिजिटल बोर्ड साफ कर देते हैं, तब आपको इस फॉर्मूले का स्पेशल केसेस और इलैबोरेशन दिखाते हैं। तो बोर्ड के वाइप होने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हम डिराइव कर चुके हैं। अब इस फॉर्मूले के आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको सिखाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया है। कौन सी फोर्स? जो लगती है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसे रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब सबसे पहले आज की क्लास के बचे हुए टाइम में आपको हम इसके स्पेशल केसेस सिखाते हैं। स्पेशल केसेस सीखने से पहले इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सपैंड करें, यानी इसको वेक्टर फॉर्म से ओपन करके देखें, नॉर्मल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें करना पड़ेगा। ये तो फोर्स का वेक्टर नोटेशन है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा आई एल बी साइन थीटा। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि आपको 11th क्लास में बताया गया है कि दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये तो डॉट प्रोडक्ट लिखा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और साथ में लिखना पड़ता है क्या, उनके बीच का एंगल का साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब आपको पता है आई एल एक पूरा वेक्टर है जो कि P से Q तक करंट को फ्लो करवा रहा है, और B मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, और उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब उनके बीच का एंगल थीटा। तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो आई एल बी और साइन थीटा आएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको इस फॉर्मूले से कुछ स्पेशल केसेस पता चलेंगे। स्पेशल केसेस, फर्स्ट स्पेशल केस क्या है? पहले तो सिंपल बात समझ लें कि अगर इस कंडक्टर में करंट ही नहीं होगा तो भी फोर्स नहीं लगेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा होगा तब भी फोर्स नहीं लगेगी। यानी फोर्स लगने के लिए दो बातें तो जानना जरूरी है। क्या? एक तो कंडक्टर में करंट होना चाहिए और उसे मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होने पर भी फर्स्ट स्पेशल केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब ये थीटा 0 या 180 कब हो सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखें जरा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया जिसमें आपका बिल्कुल वैसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर आपका z एक्सिस है, यहाँ पर आपका ये y एक्सिस है, ठीक है जी। तीसरा एक्सिस जो है वो x एक्सिस यहाँ बनेगा, अभी मैंने बनाया नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आपने किधर लगा रखी है? ये, ठीक है जी। अभी आपका ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। हम सपोज कर लें कि हमारा जो कंडक्टर है वो ऐसे प्लेस्ड है, जब हमारा कंडक्टर ऐसे प्लेस्ड होगा, ये होगा आपका P और ये होगा आपका Q और ये हो गई उस PQ की लेंथ। अब अगर ये कंडक्टर ऐसे एंगल थीटा बनाने के बजाय इस तरह से प्लेस्ड है, तब अगर आपके कंडक्टर में करंट जो है वो P से Q तक गया तो करंट के फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 होगा। और अगर वो Q से P तक भी आया यानी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट Q से P नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से करंट और मैग्नेटिक फील्ड के, करंट के फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में एंगल 180 होगा।
ये स्पेशल केस का डायग्राम भी दिखा दिया मैंने कि ऐसा होने पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे प्लेस्ड होगा। ऐसे प्लेस्ड होने में दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो करंट पी से क्यू जाए या क्यू से पी आए। दोनों ही ऑप्शन में थीटा 0 या 180 होगा, और साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए एफ की वैल्यू 0 आएगी उस केस में, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं। तो जब आप यहाँ आई एल बी करने के बाद साइन 0 या साइन 180 रखेंगे, तो साइन 0 या साइन 180 के 0 होने से पूरा आंसर मल्टीप्लिकेशन का 0 आएगा और फोर्स 0 आ जाएगी, यानी कंडक्टर पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर उसे इस तरह रखा जाए कि थीटा एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का वो एंगल 0 हो जाए या 180 हो जाए। तो ये आपको जानना जरूरी है, ये वाला स्पेशल केस। अब आपको सेकेंड वाला स्पेशल केस बताते हैं। सेकेंड स्पेशल केस में ये कहा जा रहा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। सेकेंड स्पेशल केस में कहा जा रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री कब होगा दिखा देता हूं मैं। जब आपका कंडक्टर PQ जिसका नाम है वो ऐसे रखा होगा, ये P और ये Q, ये कंडक्टर की लेंथ L और ये इसमें फ्लो करने वाला करंट। तो अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है। ये तो हटा दें क्योंकि ये अब खत्म हो चुकी है बात, और ये भी हटा देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की बात भी आपको समझा दी गई है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। तो अब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, चाहे अब आपका करंट Q से P तक जाए तब भी ये वाला एंगल बनेगा, और P से Q तक जाए या Q से P तक जाए, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि Z एक्सिस की तरफ है और करंट Y एक्सिस में इधर उधर किधर भी मूव करे, थीटा 90 होगा। तो देन F की वैल्यू होगी I L B साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जो साइन के लिए सबसे ज्यादा होती है। तब आपका F आएगा I L और B, और वो फोर्स मैक्सिमम कहलाएगी क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती ही नहीं जब थीटा 90 होगा, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये इस फॉर्मूले के दो स्पेशल केसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी हैं बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आई हैं और बच्चों ने मिस्टेक किया है उसको। 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी बहुत बार ये पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में। तो आज बच्चों ने करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स के बारे में स्टडी किया, उसका फॉर्मूला डिराइव करना सीखा और उसके स्पेशल केसेस। अब इसके और जो यूजेस हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराए जाएंगे। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, लिखकर और नोट से पढ़ लें, टैली कर लें। कोई डिफिकल्टी आए तो मुझे कॉल करें। आज का क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।